जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान भंडार पर। तो आप सब पहले ये बताएंगे कि कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ जानेंगे बहुत ही अच्छे से, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने हिस्ट्री की शुरुआत की थी और उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री हमारे 3 में डिवाइड है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड है इसमें ये डिवाइड है। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टोरिक पीरियड के अंदर आता है। तो अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो अगर अब हम देखते हैं कि इसका पीरियड क्या रहा, ये इसका काल मतलब समय पीरियड ये कब से कब तक था, तो ये हमारा 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक रहा। ठीक है दोस्तों, ये हमारी शुरुआत है अभी, ये हमारी 2500 BC तक रही। ये हमारे सबसे पहले का है क्योंकि यही सबसे पहली सभ्यता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं सिविलाइजेशन इंग्लिश में और हिंदी में सभ्यता। ठीक है दोस्तों, ये ऐसी सिविलाइजेशन है जिसको सबसे पहले खोजी गई कब, 2500 BC में। ठीक है, अब इसमें हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस जो हमारा है वो एक इंडस वैली सिंधु घाटी का नाम है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इंडस वैली में हमारा एक शहर रहता है हड़प्पा, जिसको नगर कहते हैं हिंदी में। तो वो हमारा सबसे पहला खोजा गया, और वो कब खोजा गया, 1921 में हड़प्पा सभ्यता बनाई गई, जो कि हड़प्पा जो है सबसे पहला खोजा गया नगर है। ठीक है दोस्तों, और यह किसके द्वारा खोजा गया था अगर हम ये देखें तो ये हमारा जॉन मार्शल द्वारा खोजा गया था 1921 में। और इनके साथ हमारे इंडियन एक लीडर थे और उन्हीं का लीडरशिप चल रही थी। दयाराम साहनी के साथ में जॉन मार्शल ने हड़प्पा का डिस्कवरी किया। ठीक है, अब बात आती है इनका, हड़प्पा समझ लो खोज तो लिया उन्होंने सिटी को, तो अब ये नाम कैसे किसने रखा, तो नाम भी दोस्तों जॉन मार्शल ने ही रखा। ठीक है, जॉन मार्शल ने ही नामकरण भी किया किसका, हड़प्पा का। कब किया, 1921 में। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जब इधर से ये खोजा गया है हड़प्पा जो है इंडिया में, तो और कहीं कोई भी सभ्यता रही नहीं होगी। तो इसके साथ साथ भी कई सारी सभ्यताएं थी। जैसे कि अगर हम आगे देखते हैं अपना, तो वो हमारा चीन की सभ्यता हो गई। सबसे पहला चीन की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया जो अभी इराक को है, इराक को हम कहते हैं, मेसोपोटामिया जो पहले था अब इराक को कहते हैं, तो उसकी भी यहाँ पर भी सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि दजला और फरात नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके स्थल कितने थे। तो अब हम ये देखते हैं, तो इसमें हम ये देखेंगे कि दिशा के हिसाब से हमने स्थलों को बांटा है, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, तो नॉर्थ में हमारा सबसे पहला जो है वो मांडा नगर था। मांडा जो चीनाब नदी के किनारे स्थित है। मांडा अभी कहाँ पर है, लद्दाख में है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम नॉर्थ के बाद ईस्ट में आते हैं, ईस्ट में हमारा सबसे ये दोस्तों सबसे नॉर्थर्न प्लेस पर जो है वो है मांडा, और सबसे ईस्टर्न सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली में सबसे ईस्टर्न अगर नगर पूछा जाएगा तो वो हमारा आलमगीरपुर है, जो मीरठ यूपी में है। ठीक है दोस्तों, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। अब उसके बाद अगर हम आते हैं अपना साउथ पे, तो साउथ में हमारा दहमदाबाद है, जो कि अभी महाराष्ट्र में है। ये सबसे ज़्यादा साउथर्न मतलब सबसे नीचे दहमदाबाद महाराष्ट्र में है। उसके बाद अभी इसमें एक खास और बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा घनत्व वाला स्थान भी है, मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी कहाँ पर, महाराष्ट्र के दहमदाबाद में, जब उस समय पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर। और ये हमारा प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी के किनारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम अगर आते हैं अपना वेस्ट पे, तो यहाँ पर हमारा सबसे सुतकांगोडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर जो कि अभी पाकिस्तान में है, ये दशक नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर के ऊपर और भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह भी था, अभी इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह सुतकांगोडोर ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हमने इतना सबूत तो देख लिया, मगर अब हम ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली था कितना बड़ा,
तो इसको देखने के लिए हम और आगे जब चलते हैं तो हम उसका क्षेत्रफल देखेंगे, मतलब उसका एरिया कितना था। तो अब उसका एरिया जो हमारा है वो हमारा है 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको वर्ग स्क्वायर भी कहते हैं। तो अब इसके हम देखते हैं एरिया जो हमारा है वो तो इतना ही है, 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब ये तो उसका क्षेत्रफल हो गया, समझ लो एरिया हो गया। तो एरिया तो इतना बड़ा है। अब उसके बाद फिर उसकी व्यवस्था, मतलब वो कैसे था, कैसे बना हुआ था। तो जो हमारा इंडस वैली थी वो हमारा 2 टीलों में विभाजित था। मतलब वो जैसे कि हमारा एक वेस्ट था, ये है वेस्ट, और एक ईस्ट टीला था, वेस्टर्न टीला और एक ईस्टर्न टीला। और वेस्टर्न और ईस्टर्न टीला कैसे बटा हुआ था कि यहाँ पर वेस्टर्न की तरफ उच्च लोग रहते थे, जैसे कि हमारा हो गए राजा लोग हो गए, पुजारी लोग हो गए, पुरोहित लोग हो गए, मतलब जिनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था वो लोग इस तरफ रहते थे। और ये एक हमारा सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ भी था, ये हमारा सुरक्षा घेरे से घिरा हुआ टीला था जो वेस्ट तरफ था। और उसका जो हमारा ईस्ट की तरफ जो टीला था वो हमारा निम्न लोग रहते थे उसमें, मतलब छोटे लोग, जिसको किसान कहते हैं, मजदूर कहते हैं, या फिर और भी जो नीचे कर्मचारी लोग रहते हैं, या फिर इनके जो सैनिक लोग रहते हैं वो इस टीले में रहते थे। और राजा, पुरोहित, पुजारी सब वेस्टर्न टीले पे रहते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अब वहाँ पर क्या लिपि चलती थी, कहाँ पर इंडस वैली में क्या लिपि चलती थी। तो लिपि मतलब क्या भाषा वहाँ पर चलती थी। तो भाषा जो थी वो हमारी भाव चित्रात्मक थी, मतलब उसको इंग्लिश में बोलें तो पिक्टोरीग्राफी, मतलब फोटो बनाकर वहाँ पर दिखाते थे। मतलब तब के ज़माने में जो है दीवारों वाले पर अगर देखेंगे हम तो वो वहाँ पर इमेज बनी रहती थी, तो उसके द्वारा सब लोग अपनी बातों का आदान प्रदान करते थे। उसके बाद ये बनी कैसे रहती थी, ये दाएं से बाएं बनी रहती थी, राइट टू लेफ्ट बनी रहती थी और लिखी जाती थी। लिखी क्या जाती थी, वो फोटो बनाकर ही, मतलब दाएं से बाएं ही बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि इधर से इधर की तरफ समझाते हैं ऐसे। तो जब फोटो बनी रहेगी तो उसको जो देखेंगे उस ज़माने में तो उसको इधर से इधर समझेगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम आ जाते हैं समाज। तो समाज यहाँ पर आ जाता है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मात्र सत्तात्मक समाज था, मतलब यहाँ पर किसकी चलती थी, महिलाओं की, मतलब कि जो महिलाएं घर में रहती थी उनका चलता था। तो महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लेडीज़ ही लेती थी इस ज़माने में। इंडस वैली वाले में सबसे ज़्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो महत्वपूर्ण फैसला लेती थी वो लेडीज़ लोग लेती थी। ये मात्र सत्तात्मक था, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से इसके बाद जितने भी लोग आएंगे उसमें कहीं पर भी मात्र सत्तात्मक नहीं रहेगा, सब प्रित सत्तात्मक रहेगा। मतलब कि वहाँ पर सारे जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं वो हमारे जेंट्स लोग लेंगे। ठीक है, अब घर जो था, घरों में इस दौरान घरों में जो था ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और उसका अनुपात, मतलब कि उसका हम लोग रेशियो देखते हैं तो किस हिसाब से था, 4:2:1 के हिसाब से था। तो जो ईंटा था वो हमारा ईंट, उसकी जो लेंथ थी वो 4 थी, ब्रेथ जो थी वो 2 थी, हाइट जो थी वो 1 थी। तो इस प्रकार के ईंटों का उपयोग किया जाता था। और इन ईंटों का नाम क्या होता था दोस्तों, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। इन ईंटों का नाम इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल रहता था। ठीक है, तो इन ईंटों का नाम इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल होता था। और इस ज़माने के पवित्र पशु, मतलब किसको पवित्र पशु कहा गया, वो कुबड़ वाला बैल, मतलब जो इसके बैल जो रहता है जिसके पीठ पर कुबड़ निकला रहेगा उसको, और या फिर सिंह युक्त पशु जैसे कि बैल हो गया, सांड हो गया, या फिर बकरी हो गई, उनको। ठीक है दोस्तों, तो जिसके भी सर पर सींग रहेगी और या फिर कुबड़ वाला बैल को पवित्र पशु कहा गया इस दौरान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंडस वैली थी उसका शेप कैसा था। उसका शेप हमारा ट्रायंगुलर शेप का था, जिसको त्रिभुजा आकार भी कहा जाता है। ठीक है, त्रिभुज आकार का था हमारा इंडस वैली। ठीक है, अब यहाँ पर व्यवसाय, मतलब यहाँ पर काम क्या होता था, व्यवसाय यहाँ पर होता था कृषि और व्यापार। कृषि लोग करते थे और व्यापार भी करते थे। हम लोगों ने ये देखा था इसके पहली वाली वीडियो में कि जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड आ जाता है वहाँ पर कृषि वाला और व्यापार का कार्य शुरू हो जाता है। तो यही है वो दोस्तों कि यहाँ पर कृषि और व्यापार का कार्य शुरू हो गया है। तो अब हम आ जाते हैं व्यापार होता किस चीज़ का होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा व्यापार जो है वो कपास का व्यापार करते थे। किसके लिए, पैसे कमाने के लिए, या फिर उस टाइम जो भी चलता रहा होगा उसके लिए
हमारा वो कपास का व्यापार किया करते थे। इसका मतलब यहाँ हमको क्या समझ में आया दोस्तों कि इस टाइम पर कपास आने लगी थी, उगने लगी थी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा तो हम लोगों ने देखा ना कि किस वर्ग में बटा हुआ था वो इंडस वैली, विद्वान लोग के वर्ग में, फिर योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, इन सब के अलग अलग वर्ग में मतलब ये इंडस वैली डिवाइड हुई थी कि ये लोग यहाँ रहेंगे, योद्धा लोग अलग रहेंगे, व्यापारी लोग अलग रहेंगे, श्रमिक, इनके हिसाब से कैटेगरी दी गई थी, जैसे कि आज के ज़माने में दी गई है जो है वो तो जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये है ना, वैसे उस दौरान जो है वो उनकी योग्यताओं के ऊपर उनको डिवाइड किया गया था, ठीक है। अब अगर हम और आगे आते हैं तो हम ये देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, मतलब कि सिंधु घाटी जो था वहाँ पर क्या क्या जगह थी, स्थल के नाम उसके देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये सब आपको याद हो जाए अच्छी बात है, वरना जो मैंने पॉइंट लगाए हैं स्टार उसको तो ज़रूर ही याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के नाम हम देखते हैं। तो स्थल हमारा सबसे पहले आ जाता है हड़प्पा। हड़प्पा अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये कब बना? 1921 में। मैंने बताया नहीं दोस्तों, जब आपको शुरुआत में वीडियो में बताया, हड़प्पा पहला ऐसा नगर है जो कि 1921 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ खोजा गया। और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और इसको खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। हम क्या बताइए, इनके लीडरशिप में खोजा गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे तो आ जाता है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ये कब खोजा गया? 1922 में खोजा गया। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे ही है। तो सिंधु नदी, इसका मतलब ये पता चलता है कि सिंधु नदी भी पाकिस्तान में है। उसके बाद फिर इसके खोजकर्ता कौन है? आर.डी. बनर्जी। और इसके उत्खनन जो है वो मैके हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाते हैं हम चनहुदड़ो। चनहुदड़ो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी जब मैं इन सब के बारे में आपको आगे वीडियो आने वाली में बताऊंगा, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में आपको अलग से बताऊंगा, उस दौरान क्या हुआ, क्या सभ्यता थी, क्या लैंग्वेज चलती थी, क्या समाज था, क्या पवित्र पशु माना गया, सब कुछ हर एक चीज़ इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो उसका चनहुदड़ो के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये 1931 में खोजा गया, सिंधु नदी के किनारे था और इसके खोजकर्ता जो थे वो गोपाल मजूमदार थे, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं रोपड़। ये पंजाब में है, 1953 में खोजा गया, सतलज नदी के किनारे है और यगदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कालीबंगन। कालीबंगन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत इसके अंदर बहुत रहस्य हैं जो आगे आने वाली वीडियो में बताई जाएगी। उसके बाद ये हमारे 1953 में ये भी खोजा गया। इसके खोज नदी के देखते हैं तो हम लोग ये दच्छधर नदी के किनारे है, गच्छधर। और उसके बाद फिर खोजकर्ता की बात करते हैं तो बालकृष्ण थापर थे और घोष, ये दो लोग मिल करके इसको खोज किए। उसके बाद आ जाते हैं हम आलमगीर पर। आलमगीर हमारा कहाँ पर है? यूपी में है, यूपी में है और ये हिंडन नदी के किनारे हैं। और इसके खोजकर्ता की बात करें तो ये वाई.डी. शर्मा द्वारा खोजा गया। उसके बाद बनावली HR मतलब हरियाणा में है, ये बनावली हरियाणा में है और सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोजकर्ता हमारे विष्ट हैं। और धौलावीरा, धौलावीरा बहुत ही अच्छा है और ये गुजरात में है, ये भोगवा नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता हम देखेंगे तो ये JP जोशी हैं। उसके बाद हराकी जितने के हमने लगाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। अमरेंद्रनाथ और सूरज नाथ ने इसको खोजा था। उसके बाद लोथल, लोथल ये भी हमारा गुजरात में है, ठीक है दोस्तों। और ये नदी कौन सी है? ये भोगवा नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक प्रश्न की जवाब देने की, ठीक है। अब हम आगे आने वाली वीडियो में इन सब के बारे में अलग से जानेंगे कि इस दौरान क्या कुछ हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी अपना ख्याल रखें, ठीक है।